नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके मध्य प्रदेश वनरक्षक परीक्षा 2017 में पूछे गए थे। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं सिलेक्शन वाला टॉपिक कहता हूं। क्या कहता हूं? इस टॉपिक को सिलेक्शन वाला टॉपिक कहता हूं। सिलेक्शन वाला टॉपिक क्यों कहता हूं दोस्तों? उसका कारण है। उसका कारण ये है दोस्तों कि अगर आप पूरी हिंदी को एक साइड कर दो, पूरी हिंदी मतलब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, आपके रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति और आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द, तो ये एक साइड हो जाएंगे। और हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है दोस्तों, उसको एक साइड रख देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको दोस्तों क्या करना है, आपको इतना नहीं पढ़ना है कि यूपीएससी का जाके हिंदी साहित्य में मेंस लिखना है, आपको वनरक्षक का पेपर देना है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आपको कितना पढ़ना है हिंदी साहित्य, जो आपका मध्य प्रदेश वनरक्षक परीक्षा जो होने वाली है उसमें काम आ जाए और आपका काम बन जाए। ठीक है, अपन को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। क्या करते हैं दोस्तों, स्टूडेंट उठाते हैं किताब, लुसेंट की किताब हो चाहे कोई भी किताब हो, और हिंदी साहित्य को उठाते हैं तो वहाँ इतने सारे कवि के नाम दिखते हैं, लेखक के नाम दिखते हैं, ठीक है, रचनाएं दिखती हैं, तो वो सोचते हैं कि इस टॉपिक को अपन छोड़ देते हैं। और जो छोड़ के जाता है उससे ये सवाल नहीं बनते, और जो पढ़ के जाता है दोस्तों वो सिलेक्शन लेता है। मैंने आपको बताया ना कि ये सिलेक्शन वाला टॉपिक इसलिए है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, मैं सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। देखो, सिलेक्शन वाले स्टूडेंट और जो सिलेक्ट नहीं होते पढ़ने के बावजूद, ठीक है, पढ़ने के बावजूद, बाकी दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो, ये सिलेक्शन वाले हो गए, और ये वो स्टूडेंट है दोस्तों जिन्होंने मेहनत तो किया लेकिन क्या किए, सिलेक्ट नहीं हो पाए। फिर बोलते हैं सर 5 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक गया, सर 3 नंबर से रुक गया, सर 1 नंबर से रुक गया, सर 2 नंबर से रुक गया। ठीक है, तो ये कारण क्या होता है दोस्तों? ये होता है, मैं आपको पूरे वनरक्षक जो परीक्षा होने वाली है और उसके 5 सब्जेक्ट के 10 टॉपिक ऐसे बताऊंगा दोस्तों जिनको पढ़ने में स्टूडेंट कतराते हैं, पहली चीज़, और दूसरे स्टूडेंट नहीं पढ़ते, और जो स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं ना वो सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की, जो 2017 में पूछे गए थे, ठीक है, उनके आंसर भी देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इस टॉपिक को कितना पढ़ना है, पहली चीज़ कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, कितना पढ़ना बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना बताऊंगा, और साथ में दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको आपको वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये 10 टॉपिक कौन कौन से दोस्तों जो सिलेक्शन वाले टॉपिक होते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, छोटा सा 2-3 मिनट का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको दोस्तों इस वीडियो को देखने में एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगी कि क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं, ठीक है, कौन से लेखक से आते हैं, किस प्रकार की रचनाएं पूछी जाती हैं। अगर आप जयशंकर प्रसाद जी को उठाओगे, ठीक है, तो उन्हीं की इतनी सारी रचनाएं हैं दोस्तों कि आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हमें कैसी रचनाएं पढ़नी चाहिए, इन सब चीज़ों का मैं आइडिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, वृंदावन लाल वर्मा हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, जासूसी उपन्यासकार हैं और पौराणिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो देखिए, अब वृंदावन लाल वर्मा जी का नाम तो भाई आपने सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? तो वृंदावन लाल वर्मा जो है दोस्तों, याद रखना, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, ये लुसेंट की किताब में इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, आपको क्या करना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ये पता करना जरूरी है कि वो उपन्यासकार थे। अब आप तो वृंदावन लाल वर्मा आप तो पढ़ते नहीं हो, और पढ़ोगे भी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं पढ़ोगे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा है कि कौन से उपन्यासकार थे, ऐतिहासिक थे, मनोविश्लेषणात्मक थे, जासूसी थे या पौराणिक थे। फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे अब तुक्का ठोकना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई, वृंदावन लाल वर्मा जो थे ना, याद रखना दोस्तों, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। कौन से उपन्यासकार थे? ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, इतिहास पे ये उपन्यास लिखा करते थे। ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो वृंदावन लाल वर्मा थे दोस्तों, जो ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, इनकी रचनाएं देखिए। धर्म युग, अब रचनाएं देखिए मेरे भाई, ये लिखी है, क्या लिखी है? धर्म युग लिखी है ना। तो धर्म युग का मतलब क्या होता है? मतलब दोस्तों धर्म की बातें करने वाले,
ठीक है। देखो आपको बस इनकी रचनाएं भी पता होंगी तो आप समझ जाओ कि धर्मयुग की मतलब इतिहास से संबंधित लिखते थे, जासूस से संबंधित चीज़ धर्म युग में तो नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उसने जो लिखे हैं मनोविश्लेषणात्मक, तो धर्म युग में तो नहीं लिख सकते ना। पौराणिक चीज़ें भी धर्म युग में नहीं लिख सकते, ठीक है। पौराणिक मतलब लिख सकते हैं, पौराणिक धर्म युग हो जाता है, लेकिन आपको और रचनाएं जैसे अपराजिता, ठीक है। अब अपराजिता में तो पौराणिक नहीं होगा, ठीक। अहिल्याबाई, तो अहिल्याबाई में भी तो पौराणिक नहीं आएगी, ये ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इस प्रकार का एक कॉमन सेंस का यूज करना है आपको, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको कम से कम 100 में से 15 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों जो आपकी रडार से बाहर रहेंगे। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। ये व्यापम की क्या है, व्यापम की प्रथा है कि 15-20 क्वेश्चन वो ऐसे लाते हैं जो ज़मीन से खोद कर लाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, चाहे सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट रहें, सिलेक्शन होने के बाद कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि 100 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंटों को उनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, जो सिलेक्शन लेते हैं उनको भी नहीं पता रहता है। मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ, आप मेरी बात पे विश्वास करो चाहे ना करो, ठीक है। कहने की बातें हैं, बाद में बताते हैं बड़ी बड़ी बातें, वो चीज़ अलग होती है ना। तो देखिए हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, एक देवकी नंदन खत्री जी हैं। अब ये वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार थे दोस्तों, तो देवकी नंदन खत्री जी भी उपन्यासकार हैं। इनकी रचना है भूतनाथ। भवानी प्रसाद मिश्र भी दोस्तों आपको पता है एक बहुत बड़े लेखक हैं, है ना, आपने पढ़े हुए होंगे। लेकिन चंदन और पानी इनका एक उपन्यास बहुत फेमस है, ठीक है। गवन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और प्रतिज्ञा, ये मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास है। इनको तो बिल्कुल रट डालना, है ना। चलिए, इनको नहीं, जितने भी मैं बता रहा हूँ इनको तो रटना ही है, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको अपनी मेहनत भी करना है। भगवती चरण शर्मा हुए एक उपन्यासकार, आखिरी दाव इनका बहुत फेमस उपन्यास था, ठीक है। धर्मवीर भारती हुए तो गुनाहों का देवता इनका बहुत फेमस उपन्यास था। हरिशंकर परसाई हुए तो रानी नागफनी की कहानी और हरिशंकर परसाई की तट की खोज, ये दोनों क्या है उपन्यास हैं और बहुत फेमस हैं, ठीक। तो इतने उपन्यासकार और इनके उपन्यासों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, यहाँ तो मैंने सीधा आपके सामने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनके स्क्रीनशॉट लेकर आया है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन का क्रम नहीं मिलेगा। सुदामा पांडेय धूमिल की कृति है, ठीक है। तो धूमिल की कृति पूछ रहा है वो भाई, है ना। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर है संसद से लेके सड़क तक। संसद से सड़क तक दोस्तों किसकी रचना है, ये धूमिल की कृति है, धूमिल की रचना है, ठीक है। अब देखिए, जो संसद से सड़क तक ना दोस्तों, ये धूमिल की क्रांतिकारी रचना है और ये काव्य संग्रह है। ये बात को भी आपको याद रखना है, क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। यहाँ फिर उसने पूछ लिया कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है, कंकाल, वितस्ता की लहरें, दीपदान या जयद्रथ वध, ठीक है। तो आंसर होगा दोस्तों कंकाल। क्या होगा, कंकाल जो है दोस्तों याद रखना जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी के और उपन्यास के नाम बता दूं तो कंकाल हो गया, तितली और इरावती। याद रखना कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख उपन्यास हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। याद करना है नहीं, पड़ेगा ही, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर पूछा जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो देखो जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है। इसके पहले हमने किसको देखे थे, इसके पहले दोस्तों हमने वृंदावन लाल वर्मा जी को देखे थे और उनके पहले एक धूमिल देखे थे। तो वो दो नाम तो आपने नहीं सुने थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद दोस्तों ये इनकी रचनाएं आपने सुने हो, पढ़े हो गए, है ना। तो जयशंकर प्रसाद जो है दोस्तों याद रखना है, इनकी रचना कौन कौन सी है, इनकी रचना दोस्तों याद रखना है आंसू भी है, चंद्रगुप्त भी है और स्कंदगुप्त भी है, मतलब सभी हैं, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। एक घूट एकांकी है, आंसू जो है इनकी कविता है, इंद्रजाल, सुनहरा सांप और आंधी ये कहानी है। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि जयशंकर प्रसाद जी नाटक भी लिखते थे, एकांकी भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे और बहुत सारी चीज़ें लिखते थे, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड आदमी थे ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णायन कवि काव्य कृति के रचनाकार हैं, ठीक। ये कृष्णायन बहुत फेमस है मेरे भाई, क्या है, बहुत फेमस रचना है कृष्णायन, ठीक है। तो क्यों फेमस है ये कृष्णायन रचना, देखिए कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार थे द्वारका प्रसाद मिश्र। कौन थे, द्वारका प्रसाद मिश्र थे। और ये द्वारका प्रसाद मिश्र, सर नाम सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल लगेगा ना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मेरे भाई, इसलिए ये क्या है, कृष्णायन जो है दोस्तों याद रखना द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है। और इन्होंने दोस्तों 1942 में दोस्तों ये जेल में थे, ठीक है। तो जेल में दोस्तों इन्होंने इस महाकाव्य की रचना की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वारका प्रसाद मिश्र ने जेल में रहते हुए किस महाकाव्य की रचना की थी, तो याद रखना
कृष्णायन, नाम से ही स्पष्ट दोस्तों, कृष्णायन मतलब भगवान कृष्ण के बारे में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सब बता दिया मैंने, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1942 जेल में रहे। ठीक, कृष्णायन महाकाव्य की रचना इन्होंने किया है। सुमित्रा नंदन पंत, सुना हुआ नाम है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, लोकायतन है कि लहर है कि त्रिधारा है कि परिमल है। ठीक है, तो लोकायतन जो दोस्तों याद रखना इनकी प्रमुख कृति है। क्या है, लोकायतन इनकी क्या है, कृति है, रचना है। याद रखना सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, ये लोकायतन, युगांत, स्वर्ग किरण और चिदम्बरा, ये चारों रचना इनकी बिल्कुल रट डालना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके चिदम्बरा और आपका युगांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। रामधारी सिंह दिनकर के नाम भी आपने सुने होंगे, और कब सुने होंगे, ये सुने थे आप जब 9वीं 10वीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति कौन सी है मेरे भाई, तो याद रखना इनकी रचना है यहाँ पर उर्वशी। कौन सी है, उर्वशी जो है दोस्तों याद रखना, ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। रामधारी सिंह दिनकर जी को दोस्तों याद रखना युग चारण की संज्ञा दी गई है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हाहाकार, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतिज्ञा इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। क्लियर, चलिए महादेवी वर्मा जी की कृति कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों महादेवी जी वर्मा जी की रचना है, कौन सी है, अतीत के चलचित्र। क्या है, अतीत के चलचित्र इनकी रचना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अतीत के चलचित्र ये एक रेखा चित्र है, पद के साथ ही इनके द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है, और गिल्लू इंपॉर्टेंट है, याद रखना गिल्लू दोस्तों एक कहानी है जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम मुझे ऐसे नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा होगा वो नहीं जानता होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति दोस्तों याद रखना कृष्ण गीतावली। क्या है, कृष्ण गीतावली। और इनकी फेमस रचना दोस्तों रामचरितमानस। रामचरितमानस दोस्तों किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है। शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इस रचना के बारे में नहीं जानता होगा। याद रखना गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना सबसे पहले रामचरितमानस, इसके बाद दोस्तों जितने भी रचनाएं में बलि दिखे, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये सब दोस्तों किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री की कृति है। ठीक है, तो देवकी नंदन खत्री की कृति कौन सी है मेरे भाई, आपको याद होना चाहिए चंद्रकांता। बिल्कुल फेमस, इतनी फेमस ये रचना है दोस्तों देवकी नंदन खत्री जी की चंद्रकांता, कि इसको पढ़ने के लिए ये हिंदी में लिखी गई थी। ठीक है, किस में लिखी गई थी, हिंदी में। तो इस चंद्रकांता को पढ़ने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोगों ने क्या किए, हिंदी सीखे। अब इतनी फेमस रचना है, सोच लो। और अगर आपको कोई बोल दे कि आपको आज के समय में कोई किताब पढ़ना है और आप बोलो कि आपको दूसरी भाषा सीखना है, तो आप सीखोगे क्या, नहीं सीखोगे। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है दोस्तों। आप तो अंग्रेजी भी इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपका वनरक्षक का पेपर निकल जाए, क्योंकि उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, तो सोचिए दोस्तों कि पुराने ज़माने के लोग क्या होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता उपन्यास और भूतनाथ इनका फेमस उपन्यास, दोनों इंपॉर्टेंट। मैथिली सरल गुप्त की कृति है यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती, उक्त सभी। तो याद रखना दोस्तों इनकी जो रचना है मैथिली सरल गुप्त की कौन सी है मेरे भाई, बताइए। देखो सबसे पहली बात तो आपको बात होना चाहिए, तो मैथिली सरल गुप्त की रचना दोस्तों है ये भारत भारती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यशोधरा किसकी रचना है, यशोधरा भी इनकी रचना है। अच्छा बताइए, अब यशोधरा हो गई और भारत भारती हो गई, तो विष्णुप्रिया भी इनकी रचना होगी सर, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी। मैथिली सरल गुप्त दोस्तों याद रखना इतने फेमस आदमी थे ये कि इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था। क्यों, क्योंकि ये जो भारत भारती जो लिखा था दोस्तों इन्होंने, एक ऐसी रचना थी जो आज़ादी के समय में दोस्तों इन्होंने हमारे देश के जो लोग थे उनके अंदर एक जोश भर दिया था। किसने, ये भारत भारती ने। तो आप मुझे बताना कि वो कौन सी रचना थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने बोला कि आप कोई छोटे मोटे कवि नहीं हो मैथिली सरल जी, आप तो राष्ट्र कवि हो, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई थी। याद रखना दोस्तों साहित्य जगत में अगर मैथिली सरल गुप्त का नाम आता है तो उन्हें कहा जाता है दद्दा। क्या कहा जाता है, दद्दा जी कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये अपनी जो रचनाएं थी उनमें खड़ी बोली का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते थे। जैसे हमारे गांव देहात में लोग करते हैं ना, बस वही भाषा करते थे। इसलिए दोस्तों इन्हें साहित्य जगत में कहा जाता है दद्दा। ठीक, याद रखना, यशोदा, पंचवटी, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत और विश्व वेदना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है, उपन्यासकार हैं, ठीक है, ललित निबंधकार हैं, समालोचक हैं, उक्त सभी हैं। तो याद रखना उक्त सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों, उन्होंने उपन्यास भी लिखा, निबंध भी लिखा, समालोचना भी की, आलोचना भी की, सब किए। याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, याद रखना इनके निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार तीनों थे। उपन्यास में दोस्तों इनकी प्रमुख है बाणभट्ट की आत्मकथा और रामदास का पौधा। निबंध की बात करें तो अशोक के फूल इनका बहुत ही फेमस निबंध है। और आलोचनात्मक की बात करें दोस्तों तो सूर्य साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो क्या है। याद रखना दोस्तों, पृथ्वीराज रासो क्या है, महाकाव्य है मेरे भाई। क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य है, ठीक है, याद रखना। और किस भाषा में लिखा गया है, ये भाषा लिखा गया है हिंदी भाषा में। क्लियर। और इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो हुए ना, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। नाम से स्पष्ट है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज मतलब पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। और इसके जो रचनाकार हैं, जैसे दोस्तों चंद्रवरदाई जो है दोस्तों, इसने दोस्तों पृथ्वीराज रासो को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, पीडीएफ में पढ़ लेना। नेक्स्ट है रस खान, भक्तिकाल कवि थे, कुल परंपरा से कृष्ण भक्त थे, महाकवि थे या उक्त सभी थे, बताइए। तो याद रखना दोस्तों, कुल परंपरा से ये कृष्ण भक्त नहीं हो सकते। रस खान ये दोस्तों एक मुस्लिम आदमी थे, ठीक है, कौन थे, मुस्लिम आदमी थे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये क्या करते थे, कृष्ण भगवान की रचनाएं लिखते थे, ठीक है। महाकवि तो भैया हो ही नहीं सकते। महाकवि कौन है बताइए, महाकवि किसे कहा जाता है ये बताइए। और ये भक्तिकालीन कवि थे, कौन से कवि थे, भक्तिकालीन कवि थे रस खान, ठीक है। सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की कृति यामा क्या है, बताइए। महादेवी वर्मा जो है दोस्तों, इन्होंने एक कृति की रचना की थी, यामा। कौन सी रचना है दोस्तों, यामा। तो ये क्या थी बताइए। याद रखना ये एक काव्य संग्रह है। क्या है, काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा दोस्तों याद रखना ये कवयित्री थी। क्या थी, कवयित्री थी, ठीक है। याद रखना कवयित्री ऐसे लिखते हैं, ठीक, और कुछ मत लिख देना, शुद्ध वर्तनी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना। और इन्हें भी दोस्तों क्या कहा जाता है, मैंने पहले बता चुका था, आधुनिक मीरा इन्हें ही कहा जाता है। किसे, महादेवी वर्मा जी को। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से मेरे भाई। ये टॉपिक देखो, आप लूसेंट को करो, लूसेंट को एक बार पलटा दो, लूसेंट की हिंदी होगी आपके पास, या जहाँ से भी आपने पढ़ा हो वहाँ से पढ़ लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और मेहनत कैसी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप 9वीं और 10वीं की जो हिंदी व्याकरण की किताब होती है दोस्तों, उनको एक बार उठा के पढ़ लो, जहाँ पर ये हिंदी साहित्य लिखा होता है, ठीक। चलिए अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कभी कि 10 ऐसे कौन से टॉपिक हैं सर जिस पे 99% स्टूडेंट जो होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए 10 टॉपिक मैं आपको एक ऐसे बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, जिसे 99.99 स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन लापरवाही करते हैं। और पढ़ते कितने हैं, 0.01, और 0.01 में ही क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक। चलिए तो हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको करना है कि वो 10 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ना। तो वो 10 टॉपिक को मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, 5 सब्जेक्ट से 10 टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे आपकी नज़र नहीं जाती लेकिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।